नमस्कार साथियों, पॉलिटिकल वाईफाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम काकू है और मैं आज आपके समक्ष एक नए टॉपिक को लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि मैं आपको इंडियन पॉलिटी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ाने का प्रयास करूँगा। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके समक्ष एक नए टॉपिक को लेके आया हूँ और वो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है प्रोग्रेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। जैसे ही मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद किस तरीके से भारत में कंपनी ने, चाहे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे पुर्तगालीज ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, हर एक कंपनी ने भारत में अपना विस्तार करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत ही खराब होती जा रही थी और इसका फ़ायदा उठाते हुए हर एक कंपनी ने क्या किया, अपने एरिया का विस्तार करना शुरू किया। तो आइए इन सारी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, स्पेशली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापारिक कंपनी भारत आई, व्यापार करने के लिए भारत आई थी, उसने एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन भारत में शुरू किया और किस तरीके से उस कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर जीता और उसके बाद एक पॉलिटिकल डोमिनेंस भारत में स्थापित करने का प्रयास किया। तो आइए दोस्तों, इन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। प्रोग्रेस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, अब मैंने मेंशन किया जैसे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य में सत्ता के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर पावर शुरू हुआ। और ये संघर्ष किसके बीच था? औरंगजेब के जो सक्सेसर थे, जो उत्तराधिकारी थे, उनके बीच ये संघर्ष शुरू हुआ और इसी संघर्ष का फ़ायदा उठाते हुए हर एक कंपनी ने, वो चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, वो चाहे आपकी पुर्तगालीज कंपनी हो, वो चाहे आपकी फ्रेंच कंपनी हो, हर एक कंपनी ने क्या किया, भारत की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता का लाभ उठाते हुए भारत में क्या किया, अपना विस्तार करना शुरू किया। और आइए आगे जानते हैं, मैन फैक्ट जानने का प्रयास करते हैं। 1740 में अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना। क्वेश्चन आएगा कि अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब कब बना? 1740 में बना। दोस्तों मैं यहाँ से शुरू क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो ये बंगाल का नवाब बनता है, इसके बाद किस तरीके से बंगाल में एक युद्ध के लिए भूमि तैयार होती है, वो जो युद्ध है वो किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच होता है, वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर 1740 का अलीवर्दी खान किस तरीके से बंगाल का नवाब बना, इसको मेंशन करना ज़रूरी है और आपको इसके बारे में जानना भी अति आवश्यक है। 1756 तक वो नवाब रहा और उसका अपना कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसकी 3 पुत्रियां थी और उन तीनों पुत्रियों के पुत्रों में से ही किसी को उत्तराधिकारी बनाया जाना था। और फिर बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में भी सत्ता के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर पावर शुरू हुआ। उसकी सबसे बड़ी पुत्री वो चाह रही थी कि उसके बेटे को बंगाल का नवाब बनाया जाए, उसकी जो दूसरी पुत्री थी वो भी चाह रही थी, लेकिन अंत में उसकी जो सबसे छोटी पुत्री थी उसके बेटे को बंगाल का नवाब बनाया जाता है और वो, उसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब 1756 में बना। ये आपने याद रखना, क्वेश्चन आएगा सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? 1756 में। दोस्तों फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता की किस तरीके से किलेबंदी की गई, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना और वो
उसने क्या किया, उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने ईस्ट इंडिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, बंगाल के नवाब जो इनसे पहले थे उनसे कुछ अधिकार प्राप्त किए और कलकत्ता में अपनी कुछ बस्तियां स्थापित की। लेकिन जैसे सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है तो उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता से अपनी बस्तियां हटाने के लिए आदेश दिया, लेकिन कंपनी ने उसके इस आदेश को नहीं माना और इसलिए क्या हुआ, 1756 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवा के बीच हल्का सा गतिरोध हुआ और इसलिए 1756 में एक घटना घटती है और आइए उस घटना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये घटना थी ब्लैक हॉल। ब्लैक हॉल एक घटना हुई। इसका मतलब क्या है कि 1756 में जैसे ही सिराजुद्दौला ने कंपनी की बस्तियों को हटाया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 146 ब्रिटिशर्स को एक बड़े हॉल में बंद किया और एक रात उसी हॉल में उनको रखा गया और उसका नतीजा क्या निकला कि 146 में से 123 लोगों की डेथ हुई और 123 लोगों की क्या हुई, डेथ हुई। 123 लोग इस ब्लैक होल दुर्घटना में 123 लोग मारे गए और मात्र 23 लोग क्या है वो जिंदे रह पाए। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी और इसके बाद इस घटना के साथ ही क्या किया, एक अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर की संधि, क्वेश्चन आएगा कि अलीनगर की संधि कब हुई, तो याद रखिएगा अलीनगर की संधि हुई है 1757 में, ठीक है ना, फैब 1757 में, ठीक है ना, फैब 1757 में अलीगढ़ की, अलीनगर सॉरी नॉट अलीगढ़, अलीनगर की संधि हुई। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और ये संधि किसके बीच होती है, सिराजुद्दौला, ये तो आपको याद रह जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि 1757 की अलीनगर की संधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेशन किसने किया या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने रिप्रेजेंट किया, तो वो कौन थे, लॉर्ड क्लाइव और वाटसन। इन दोनों को आपने याद रखना है। लॉर्ड क्लाइव और वाटसन क्या थे, वो उन्होंने क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस अलीनगर की संधि में रिप्रेजेंट किया, यह आपने याद रखना है, ठीक है। चलो आइए आगे जानते हैं आगे किस तरीके से आगे की घटनाएं हुई। लास्ट में उसके बाद क्या हुआ, इस संधि के बाद, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव वो ब्लैक हॉल दुर्घटना का बदला लेना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस जो अलीनगर की संधि हुई उसका आरोप लगा के सिराजुद्दौला के ऊपर कि सिराजुद्दौला इस संधि का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या किया गया, सिराजुद्दौला के ऊपर ये आरोप लगाया गया। अल्टीमेटली क्या हुआ, दोनों के बीच युद्ध होता है और 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई शुरू होती है। और ये लड़ाई किसके बीच होती है, ये लड़ाई होती है अंग्रेजों के बीच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। क्वेश्चन आएगा कि बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो 1757 में हुआ था। किन के बीच, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने रिप्रेजेंट किया था, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट किया था, यह आपने याद रखना है। क्वेश्चन आएगा कि किस व्यक्ति ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1757 में रिप्रेजेंटेशन किया था या प्रतिनिधित्व किया था, तो वो व्यक्तित्व था लॉर्ड क्लाइव, ठीक है ना, ये आपने ध्यान रखना है। इसमें सिराजुद्दौला के पास 50,000 और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मात्र 3200 सैनिक थे। लेकिन अब जब मात्र 3200 सैनिक थे, जबकि 50,000 सैनिक सिराजुद्दौला के पास थे, फिर भी ऐसी क्या वजह बनी जो कि सिराजुद्दौला की पराजय का कारण बनती है, तो आइए इस पे प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मीर जाफर का नाम आपने सुना होगा। मीर जाफर सिराजुद्दौला के एक प्रमुख सेनापतियों में से थे और
इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1757 के प्लासी के युद्ध से पहले ही लॉर्ड क्लाइव के साथ एक समझौता किया और लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को ये वादा किया था कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध होगा तो उसमें मीर जाफर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दें और सिराजुद्दौला को हराने में हमारा सहयोग करें। और मीर जाफर ने ऐसा ही किया और 1757 की इस लड़ाई में मीर जाफर ने क्या किया, मीर जाफर ने कंपनी का साथ दिया और उसके इस षड्यंत्र के कारण, जो ये षड्यंत्र रचा गया, इस षड्यंत्र के कारण क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने क्या किया, सिराजुद्दौला ने युद्ध क्षेत्र को छोड़कर वो कहाँ गया था, युद्ध क्षेत्र उसने छोड़ दिया और वो मुर्शिदाबाद पहुंचा और मुर्शिदाबाद के बाद वो फिर वहाँ से पटना चला गया। क्वेश्चन आएगा कि सिराजुद्दौला युद्ध से भागकर कहाँ गया था, पहले मुर्शिदाबाद गया और उसके बाद पटना पहुंचा, ये आपने याद रखना। और कारण भी मैंने बता दिया कि 1757 में मीर जाफर ने क्या किया, मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया, ये आपने ध्यान रखना है। आइए दोस्तों आगे जानते हैं। अब जफर, मीर जफर के जो पुत्र है उसने सिराजुद्दौला की हत्या की। बाद में जब प्लासी का युद्ध खत्म हुआ तो मीर जाफर को नवाब बनाया गया, वो अभी आगे जानेंगे। और उसके बाद सिराजुद्दौला को मीर जाफर के पुत्र ने, उसके बेटे ने उसकी हत्या कर दी। तो आइए आगे जानते हैं कि आगे कंपनी का रवैया मीर जाफर के प्रति कैसा रहा और उसके बाद मीर जाफर किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिवाइड एंड रूल, राज करो और बांटो का जो एक सिद्धांत है उनका कि बांटो, भारतीयों को क्या करो, उनको आपस में लड़ाओ, तो ये किस तरीके से उनकी पॉलिसी सफल होती है, इस पे भी प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। मीर जाफर, मैंने पहले कहा दिया है कि मीर जाफर कौन था। अब मीर जाफर ने क्या किया, बंगाल का नवाब बनते ही, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव ने उसे प्रॉमिस किया था कि उसे बंगाल का नवाब बनाया जाएगा और उस वादे को पूरा भी किया गया। लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन ले ली थी। बंगाल में काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था और इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या, मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया और 1757 का युद्ध जीत लिया। लेकिन मीर जाफर जैसे सत्ता में आया तो उसे खतरा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर सकती है, मेरे जो अधिकार है उसे छीन सकती है। और इसलिए इसने क्या किया, इसने अपने बंगाल में कुछ रिफॉर्म किए और उन रिफॉर्म की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि बंगाल का नवाब मीर जाफर वो कहीं ना कहीं डच ईस्ट इंडिया कंपनी उसके सहयोग से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट विद्रोह कर सकता है, ये डर ईस्ट इंडिया कंपनी को था। और इसी डर को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक और चाल चली। वो चाल क्या थी, आइए जानते हैं। मीर कासिम, 1757 में मीर जाफर नवाब बने, लेकिन 1760 तक ही गद्दी पर रह पाए क्योंकि उन्होंने भी, मीर जाफर ने भी षड्यंत्र किया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि बाद में कंपनी ने उसके साथ भी क्या किया, अन्याय किया और 1760 में उसे गद्दी से हटा दिया गया। और 1760 में मीर कासिम क्या है, मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। मीर कासिम कौन था, मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। अब देखिए एक किस तरीके से कंपनी ने इस बंगाल में एक पारिवारिक लड़ाई या स्ट्रगल फॉर पावर शुरू किया। एक दामाद को जो ना क्या बनाया गया, बंगाल का नवाब बना दिया गया और मीर जाफर को हटा दिया गया। तो 1760 में मीर कासिम क्या नवाब बंगाल का बनता है और उसके बाद बंगाल का नवाब बनते ही उसने क्या किया, क्वेश्चन आएगा कि
किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो किसने की? याद रखिएगा, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित की। यह अपने ध्यान रखना है। तो आइए आगे चलते हैं, कब तक मीर कासिम रहता है उसके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, कहीं ना कहीं प्लासी के युद्ध के साथ ही एक दूसरे युद्ध का जन्म शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो बंगाल को अपना मानती थी कि बंगाल क्या है, उनका है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप या पॉलिटिकल इंटरवेंशन लेने में अपनी दिलचस्पी दिखा रही थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने क्या किया, उसके बाद एक और युद्ध के लिए एक युद्ध क्षेत्र तैयार किया। और वो युद्ध क्षेत्र क्या था, वो युद्ध कौन सा था, आइए उसके बारे में भी जानते हैं। बैटल ऑफ बक्सर। अभी पहले मीर कासिम को पढ़ेंगे और फिर बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जानेंगे। देखिए, बक्सर का जो युद्ध है, उस युद्ध की अगर आप बात करें, शुरुआत की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं मीर कासिम जैसे ही बंगाल का नवाब बनता है उसके साथ ही हो जाती है। मीर कासिम ने क्या किया, उन्होंने भी कुछ बंगाल में रिफॉर्म किए। और जब उन्होंने बंगाल में रिफॉर्म किए तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर डर लगा कि कहीं ना कहीं मीर कासिम भी मीर जफ़र की तरह दूसरी कंपनियों को या दूसरी कंपनियों की सहयोग से, वो चाहे पुर्तगाली कंपनी हो, वो चाहे फ्रेंच कंपनी हो, वो चाहे डचेस कंपनी हो, कहीं ना कहीं इन कंपनियों के सहयोग से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट षड्यंत्र रचने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इसे हटाने का प्रयास किया और इसके कुछ क्षेत्र है उसके पर अपना अधिकार जमाया और आक्रमण भी किया। और मुर्शिदाबाद, गिरिया जिला, राजकमल, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि कंपनी ने मीर कासिम से हड़प लिए थे। और इसलिए मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने पुनः अपने इन खोए हुए क्षेत्रों को वापिस लाने के लिए उसने क्या किया, वो बंगाल से अवध चला गया। अवध क्यों जाता है? अवध में वो सहयोग के लिए जाता है कि ताकि उसे सहयोग मिल पाए। तो आइए आगे क्या होता है उसके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, जैसे ही मीर कासिम अवध पहुंचा तो वहां पर अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, ये दोनों वहां पर उपस्थित थे। इसलिए मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम अवध पहुंचा और उसने अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, उनके साथ संधि की और उनसे ये आग्रह किया कि हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। इसलिए अवध के नवाब शुजाउद्दौला, क्वेश्चन आएगा कि अवध के नवाब कौन थे, तो शुजाउद्दौला। ये बक्सर का युद्ध की बात करें, अब बक्सर के युद्ध के लिए एक युद्ध क्षेत्र तैयार हो रहा है। ये आप जानिए कि किस तरीके से ये युद्ध क्षेत्र तैयार हो रहा है। तो मीर कासिम कहाँ गया, शुजाउद्दौला के पास। शुजाउद्दौला कौन था, अवध का शासक। इसलिए अवध के शासक के साथ और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन आएगा कि बक्सर की लड़ाई के समय मुगल शासक कौन थे, तो ये आपने याद रखना है, शाह आलम द्वितीय मुगल शासक थे। और इन तीनों ने, तीन कौन कौन थे याद रखिएगा, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने क्या किया, एक संघ बनाया और उस संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट क्या करना, एक आंदोलन करना, एक युद्ध करना। यही इस संघ का प्रमुख उद्देश्य था। और उसके बाद 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध शुरू होता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा बक्सर का युद्ध कब शुरू हुआ,
तो ध्यान रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध शुरू हो जाता है। और इस युद्ध में मीर कासिम ने जो एक संघ बनाया था, जो एक उसने यूनियन बनाया था, एक लीग बनाई थी, वो पूरी तरह से पराजित हो गई। और इसलिए क्या हुआ, इस बक्सर के युद्ध में भी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी विजय हुई। और इसके बाद याद रखिएगा 2 युद्ध कंपनी ने लड़े, पहला प्लासी का युद्ध, दूसरा बक्सर का युद्ध। इन दोनों युद्ध में कंपनी सफल रही, कंपनी के षड्यंत्र सफल रहे। और इसके बाद किस तरीके से कंपनी ने एक पॉलिटिकल डोमिनेंस स्थापित करने का प्रयास किया। 2 युद्ध के बाद अब कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वास आ चुका था। अब कंपनी समझ गई थी कि भारत की शक्ति क्या है, शक्ति का पतन होता जा रहा है। और इसलिए कंपनी ने इन सारे जो कारण है, इन सारे कारण की वजह से अपना विस्तार किया। तो आज दोस्तों हमने यहाँ बक्सर के युद्ध तक जानने का प्रयास किया। आगे एक नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, लेकिन उससे पहले सेल्फ चेक प्लीज। तो आइए जानते हैं। चेक यूर सेल्फ। आप खुद को चेक करो कि आपने इस वीडियो को कितने अच्छे से सुना है या देखा है। चलिए आइए जानते हैं। आपसे 2 क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। आपको अगर इसका आंसर आता है तो गुड एंड वेल, इसका मतलब ये है कि आपने वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखा है। और अगर नहीं आते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा वीडियो को आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में युद्ध क्षेत्र को छोड़कर कहाँ गया था? यस, ये दोस्तों पहला क्वेश्चन है। जब सिराजुद्दौला ने युद्ध क्षेत्र को छोड़ा तो भागकर कहाँ गया था? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, मीर जफर का उत्तराधिकारी कौन बना? 1760 की बात हो रही है। 1760 के बाद मीर जफर का उत्तराधिकारी कौन बना? तो इन दोनों क्वेश्चन का आपने कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर देना है। इसी के साथ दोस्तों लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ कमेंट भी करें। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।